नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद में गतिरोध बना हुआ है। 3 दिन से संसद की कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? मणिपुर की हिंसा। जो 2 युवतियों के साथ जो कुछ हुआ, जो नृशंस कांड हुआ, बर्बरता हुई, उसको लेकर। लेकिन क्या सवाल ये है कि इस गतिरोध से उस समस्या का हल होगा या उस समस्या पर विचार होगा या उसके बारे में देश के लोगों को पता चलेगा और क्या ब्यौरा है, किन परिस्थितियों में हुआ, सरकार ने क्या किया, सरकार क्या करने जा रही है। ये सारे सवाल हैं जिनका उत्तर संसद में बहस से ही मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री पहले बयान दें, उसके बाद ही हम चर्चा के लिए या सदन को चलने देंगे। क्वेश्चन आवर भी नहीं हो रहा। बहस तो दूर की बात है। नियमों को लेकर जो है विपक्ष कह रहा है 267 में, राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, कि नियम 267 के तहत बहस होनी चाहिए। सरकार कह रही है 176 के तहत बहस होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि समय ज़्यादा चाहिए, सरकार कह रही है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए, जिसमें भी समय जो है पूरे सदन की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। अब सत्ता पक्ष ने जवाबी हमला किया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि संसद इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है कि पूरा सच बाहर आए, और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष को चर्चा में शामिल होना चाहिए। इससे विपक्ष में बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। जिस मुद्दे पर वो हमलावर नज़र आ रहे थे, अचानक डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार, देखिए मामला क्या है। मामला उन 2 युवतियों का विपक्ष के लिए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा मोदी है। उनको अटैक करना है मोदी पर, और वो पिछले 9 साल से एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं जिस पर मोदी को घेरा जा सके, कटघरे में खड़ा किया जा सके। तमाम मुद्दे शुरू किए, नोटबंदी से लेकर जीएसटी, उसके बाद जो है पुलवामा, फिर बालाकोट स्ट्राइक हो गई तो चुप हो गए। चुप तो नहीं हुए, लेकिन सेना पर ही सवाल उठाने लगे। वायुसेना और सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सेना पर, और एयर स्ट्राइक हुई तो वायुसेना पर। तो हमारी रक्षा सेनाओं पर भी सवाल उठा सकता है विपक्ष, अगर उसे लगे कि इसके जरिए मोदी को घेरा जा सकता है। उसके बाद राफेल का मुद्दा आया। आपको 2019 के चुनाव से पहले याद होगा किस तरह से राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने घूम घूम कर चौकीदार चोर है का नारा लगाया था। जनता ने नहीं सुना, अदालत ने नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा इसमें कोई घपला, कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सीएजी ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। संसद में सरकार ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन लंबे समय तक विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया इसी मुद्दे पर। फिर आया पेगासस का मुद्दा कि जासूसी हो रही है हमारी। जब कहा गया कि जासूसी अगर हो रही तो अपना फ़ोन दीजिए, उसकी जांच हो जाएगी, तो उससे भाग गए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसके सामने पेश नहीं हुए, उसके सामने अपना फ़ोन नहीं दिया। फिर मुद्दा उठाया अडानी का। पिछला सत्र बजट सत्र था, सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। वैसे सभी सत्र महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बजट सत्र का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। देश का बजट पास होता है, 1 साल का सरकार आय व्यय का जो है ब्यौरा देती है, आगे क्या, किन योजनाओं में क्या खर्च करना है, कितना करना है, इन सब के बारे में बताती है। वो बिना चर्चा के बजट पास हो गया। क्यों? क्योंकि विपक्ष सदन में आने को तैयार नहीं था। उसकी मांग थी अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाए सरकार ने नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसने जाँच की, उसने कहा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब उसके बाद से आपको अडानी मुद्दे का नाम भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनने को नहीं मिलेगा। तो वो जो पूरा सत्र बर्बाद हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और कोई भी मुद्दा हो, सवाल ये है कि आप सदन में आइए और बात कीजिए, सरकार को घेरिए, सरकार से सवाल पूछिए। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो है वो लाइव टेलीकास्ट होती है, तो सबको दिखाई देता है, सबको सुनाई देता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन किस नीयत से बोल रहा है, कौन पाक साफ है, कौन नहीं है। ये अंदाज़ा लगाने में, इसका आकलन करने में इस देश का मतदाता पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन विपक्ष जो है, अब उसकी मांग के सामने सरकार का क्या प्रस्ताव है? सरकार कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे सदन में, और उसके बाद उस पर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद अगर सदस्य चाहेंगे तो वो गृह मंत्री से सवाल भी पूछ सकते हैं।
जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए, वही ऑफर कर रही है सरकार। लेकिन विपक्ष की जिद है, नई परिपाटी बनाना चाहते हैं कि केवल बहस की बात नहीं है, सदन ही हम तब चलने देंगे जब प्रधानमंत्री आकर बयान देंगे। ऐसा कोई नियम है नहीं। किसी बहस में प्रधानमंत्री अगर चाहें, उनकी इच्छा हो, तो वो हस्तक्षेप कर सकते हैं किसी भी समय पर। तो वो करेंगे या नहीं करेंगे ये बहस के दौरान पता चलेगा। और विपक्ष चाहे तो इसकी मांग कर सकता है। और संसदीय जनतंत्र में अगर ये सब मांगे सरकार नहीं मान रही है तो उसको मंगवाने के लिए संसदीय जनतंत्र में विपक्ष के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी सब मांगें पूरी करवा सकती है। कि संसद में इस पर बहस हो, अनलिमिटेड टाइम हो। अनलिमिटेड भी लिमिटेड ही होता है, अनलिमिटेड नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन वो सदन की सहमति से समय बढ़ता रहता है। प्रधानमंत्री मौजूद रहें, प्रधानमंत्री ही जवाब दें, उसका तरीका है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए सरकार के खिलाफ। उसमें वोटिंग भी होगी, उसमें बहस भी होगी जब तक आप जितने घंटे चाहेंगे, और प्रधानमंत्री ही जवाब देंगे। प्रधानमंत्री के अलावा कोई जवाब दे ही नहीं सकता। तो अगर आप इस मुद्दे पे सचमुच गंभीर हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने में क्या समस्या है? अगर आपको लगता है कि सरकार जिस नियम के तहत चर्चा के लिए कह रही है उससे आपकी मांग पूरी नहीं होगी, आपकी बात पूरी नहीं आएगी, तो आपके पास ये भी विकल्प उपलब्ध है। तो बात कुल मिलाकर यह है कि मुद्दे को जिंदा रखना है, इस मुद्दे को ख़त्म नहीं होने देना है। संसद में बहस हो गई, विपक्ष ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, मंत्री का जवाब हो गया, मुद्दा ख़त्म। तो संसद के लिहाज से या राजनीति के लिहाज से फिर वो मुद्दा उतना ज्वलंत नहीं रह जाएगा। इसी से भाग रहा है विपक्ष। दूसरा कारण जो है, मणिपुर पर जब चर्चा होगी तो मणिपुर पर केवल इस घटना की ही चर्चा नहीं होगी। मणिपुर के हालात क्यों बने, मणिपुर के पिछले कई दशकों से जो हालात हैं या पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो हालात हैं वो क्यों बने, उसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है, किसने कब कब क्या गलतियां की, ये सब मुद्दा भी आएगा। और इसके अलावा जब मणिपुर की बात होगी तब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों में जो कुछ हो रहा है उनकी भी चर्चा होगी। तो विपक्ष नहीं चाहता कि उन मुद्दों की चर्चा हो, क्योंकि वहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं। तो वहाँ अगर अपराध होता है इसी तरह का, अभी पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में घटना हुई है, 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया है। तो ये सब इन घटनाओं पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो विपक्ष नहीं चाहता कि इन घटनाओं पर चर्चा हो, वो सिर्फ इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सके। वो एक के बाद एक 9 साल से हर मुद्दा आजमा रहा है जिसमें जो प्रधानमंत्री पर चिपक सके। उसको लगता है कि आखिर में उसको ये मुद्दा मिल गया है। इस मुद्दे के जरिए हम महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा सकते हैं, इसके जरिए हम जो डबल इंजन की सरकार का दावा है केंद्र सरकार का, उसका मुद्दा उठा सकते हैं। इस मुद्दे के जरिए हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या को उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष की कोशिश ये है कि अब देखिए उनके सारे मुद्दे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो, वो सब पीछे चला गया है। उनको मालूम है कि इन मुद्दों पर जो है कुछ उनको न जन समर्थन मिल रहा है, न कोई सहानुभूति मिल रही है। तो इसलिए वो मुद्दे पीछे चले गए हैं। अब एक ही मुद्दा है कि इस पर प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को अगर किसी तरह से घेर सकते हो तो घेरो। ये मुद्दा उनके ऊपर चिपक सकता है, ये 2024 में हमारे काम आ सकता है। तो पीड़ा उतनी नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको पीड़ा नहीं है जो कुछ मणिपुर में हुआ है, लेकिन उससे बड़ा मकसद है उनका 2024 में प्रधानमंत्री को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, विपक्षी दल हैं, सत्तारूढ़ दल को और ख़ासतौर से सत्तारूढ़ दल के सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय नेता को घेरने की कोशिश करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किस कीमत पर कर रहे हैं आप, और किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, और किस तरह से कर रहे हैं? संसद का एक के बाद एक सत्र आप अगर चलने नहीं दे रहे हैं तो आप ये सवाल उठा रहे हैं लोगों के मन में कि संसद की ज़रूरत क्या है, संसद की प्रासंगिकता क्या है। इसके जरिए होगा ये कि दरअसल आप जनतंत्र पर चोट कर रहे हैं। आपको पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, चुनाव के नतीजे के बाद हो रही हिंसा दिखाई नहीं देती है, उस पर आपकी चुप्पी है।
वहाँ आप जनतंत्र बचाने की बात नहीं करते, जहाँ जनतंत्र सचमुच खतरे में है। लेकिन आपको जनतंत्र देश में खतरे में नज़र आ रहा है। किस लिए नज़र आ रहा है? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी सत्ता में है। आपकी समस्या जनतंत्र खतरे में होना नहीं है, आपकी समस्या मणिपुर की नहीं है, आपकी समस्या जांच एजेंसियों के उपयोग या दुरुपयोग की नहीं है, आपकी समस्या नोटबंदी या जीएसटी नहीं है, आपकी समस्या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को हटा लिया तो फिर हमारे लिए मैदान खुल जाएगा, और वो इतनी आसानी से होने वाला नहीं। तो विपक्ष की कोशिश है कि पहला शिकार किया जाए ये दबाव बनाकर कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हो, उनका इस्तीफा हो, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे। पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर 2021 में हिंसा हुई, उसके बाद अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो ये उम्मीद करना कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगेगा, जहां हिंसा का इतिहास है, अतीत है, जहां हथियारबंद आतंकवादी हैं, जहां चीन से हथियार की सप्लाई हो रही है, जहां अफीम की खेती का मुख्य मुद्दा है। इस पूरी अशांति के पीछे अफीम का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और एथनिक ग्रुप्स का क्लैश जो है वो तो है ही। विपक्ष इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहता है। विपक्ष चाहता है कि ये गतिरोध बना रहे, और ये गतिरोध बना रहेगा तो इस पर हम सवाल सरकार से पूछते रहेंगे और कहते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जवाब दे। प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं तो जब प्रधानमंत्री भाग रहे हैं तो इसका मतलब सरकार कुछ छिपाना चाहती है, सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं है। ये नैरेटिव बनाकर रखना चाहते हैं 2024 तक। और आपको मालूम है कि इस तरह के नैरेटिव की लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है। हालांकि ये ऐसी घटना है जिसमें किसी तरह का प्रमाण जुटाने की विपक्ष को ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार निश्चित रूप से डिफेंसिव है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं है कि घटना के इतने दिन बाद एफआईआर क्यों हुई और एफआईआर के इतने दिन बाद गिरफ्तारी क्यों हुई। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा ही नहीं है मणिपुर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, मणिपुर का मुद्दा इससे बहुत बड़ा है, और उस बड़े मुद्दे पर, उस व्यापक जो विषय है, उससे विपक्ष भाग रहा है। सिर्फ इस पर चर्चा के लिए एक तरह से सरकार तैयार नहीं है। सरकार चर्चा चाहती है तो समग्रता में चाहती है। जो मुझे समझ में आ रहा है बयानों से, जो बोला जा रहा है, जो हो रहा है, उस सबको देखकर इस पर चर्चा के लिए नियमों की आड़ लेकर अड़ने का जो विपक्ष का रवैया है, उससे देखना चाहिए कि पिछले 9 साल में उसको हासिल क्या हुआ। जब उसने इस तरह से संसद में गतिरोध पैदा किया, संसद की कार्यवाही रोकने की कोशिश की, और रोके कोशिश ही नहीं की, रोका, सफलतापूर्वक रोका, तो उसका नुकसान किसको हुआ? सरकार इस बीच में ज़्यादातर अपने लेजिस्लेटिव बिजनेस हल्ले हंगामे के बीच में पास करा लेती है। नुकसान विपक्ष का ये होता है, और एक तरह से देश का भी, कि उन मुद्दों पर, उन विधेयकों पर चर्चा नहीं होती है। विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। विपक्ष को सिर्फ हंगामा अगर खड़ा करना उनका मकसद है तो फिर उसका कोई चुनावी लाभ होगा, ये अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। तो मणिपुर का मुद्दा विपक्ष के लिए मणिपुर से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि इससे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने का उनको लगता है मौका मिला है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार एन बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करने जा रही है या उनको हटाने जा रही है, क्योंकि सवाल यह है कि उनको हटाकर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी विकल्प का भी सवाल है। ऐसा कोई नहीं जो आए और स्थिति को बदल दे। दूसरी बात, एन बीरेंद्र सिंह को हटाने का जो संदेश जाएगा वो और ज़्यादा खतरनाक होगा। वो उसका असर केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद पूरे देश पर उसका असर पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है, ये विपक्ष को भी पता है। इसीलिए विपक्ष की कोशिश है कि एन बीरेंद्र सिंह को हटा दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या सरकार ऐसी ये मानने जा रही है? अभी तक किसी मंत्री को हटाने पर तैयार नहीं हुई ये सरकार, तो मुख्यमंत्री को अपने कैसे हटा देगी? जो मणिपुर के बहुसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को समझ लीजिए, जो मणिपुर के हिंदू समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसमें जो है धर्म का, मजहब का कोई एंगल है नहीं इस पूरे विवाद में, लेकिन एन बीरेंद्र सिंह को हटाने से ये मैसेज जाएगा।
और अगर सरकार को अपने कोर वोटर की, अपने वोट की चिंता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को चिंता है अपने वोट की, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश के बहुसंख्यकों की चिंता है जो अभी तक दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से एन बीरेंद्र सिंह को हटाने का फैसला नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितनी मेरी समझ है, जो मुझे समझ में आ रहा है देखकर, उससे मुझे लगता है कि एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के रूप में मणिपुर में बने रहेंगे आने वाले दिनों में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।